हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर एक प्रश्न को हम डिस्कस के साथ जानने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, कुली प्रथा को ख़त्म करने के लिए खच्चर सेना किसके द्वारा बनाया गया? तो ट्रेल के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। खच्चर सेना बनाने का मूलभूत उद्देश्य क्या था? कुली प्रथा को समाप्त करना था। कैदियों को कुली के काम में किसके द्वारा लगवाया गया था? तो रेमजे के द्वारा लगवाया गया था। कब? 1857 में। ठीक है। वायसराय कर्जन को कुली प्रथा की जानकारी दी किसके द्वारा दी गई थी? तो गौरी दत्त बिष्ट व नारायण दास जी के द्वारा दी गई। और कब दी गई? तो 1903 में जानकारी दी गई थी। 1893 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बेगार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कुली बेगार के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुआ, कब हुआ भाई? तो 1893 में प्रस्ताव भैया दिया गया था। कुली एजेंसी की स्थापना भैया कहाँ की गई थी? तो श्रीनगर में कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और कुली एजेंसी को समाप्त कब किया गया था? तो 1923 में कुली एजेंसी को समाप्त किया गया था। तो कुली एजेंसी की स्थापना श्रीनगर में कब? 1908 में। और समाप्त कब किया गया? 1923 में समाप्त किया गया। इसके पहले सचिव कौन थे भाई? इसके पहले जो सचिव थे जोसिंग नेगी थे। और वही कौन थे भाई? वही इसके संस्थापक भी रहे हैं। कुली एजेंसी के द्वितीय सचिव कौन बनाए गए थे? तो तारादत्त गेरवाला द्वितीय सचिव थे। और तृतीय और अंतिम सचिव कौन थे भाई? तो शालिग्राम सिंह इसके भैया तीसरे और अंतिम सचिव थे। ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें कुली बेगार प्रथा से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, कुली बेगार का अंत। भैया कुली बेगार का अंत कब किया गया था? तो कुली बेगार का अंत जो करते हैं भाई 13 से 14 जनवरी 1921 को करते हैं। और कहाँ पर करते हैं भैया? सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में भैया इसका अंत किया जाता है। और भैया जो रजिस्टर हैं उनको किस में बहाया गया था? तो नदी में बहा दिया गया था। ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे भैया कुली बेगार का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो डायबिल उस समय भैया कौन थे भाई? डिप्टी कमिश्नर थे। आंदोलन की शुरुआत भैया कहाँ से हुई? तो खत्याणी गांव अल्मोड़ा से हुई। और कब हुई? 1903 में इसकी शुरुआत की जाती है। 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल के चमेठा खाल में मुकुंदीलाल के नेतृत्व में कुली बेगार का अंत हुआ। ठीक है। अंत कब किया गया अभी? 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल के चमेठा खाल में मुकुंदीलाल जी के द्वारा या मुकुंदीलाल जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा का क्या हुआ भाई? अंत हुआ। सल्ट में इसे समाप्त करने का श्रेय भाई किसको जाता है? तो हरगोविंद पंत को जाता है। ठीक है। सल्ट में कुली बेगार का भैया समाप्त करने का किसको श्रेय जाता है? तो हरगोविंद पंत को जाता है। चमोली के काकोड़ा खाल में नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था भाई। चमोली से किसने नेतृत्व किया था? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कुली आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट स्वामी सत्यदेव द्वारा व रक्तहीन क्रांति गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो रक्तहीन क्रांति किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। और पहली ईंट यानी असहयोग आंदोलन की पहली ईंट भैया ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन तो स्वामी सत्यदेव जी के द्वारा कहा गया था। पुस्तक की बात करें तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक हैं। ठीक है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 1923 में। कब भाई? 1923 में आधिकारिक तौर पर इस कुप्रथा को समाप्त किया गया। तो समाप्त कब किया जाता है? तो 1923 में भैया इस प्रथा को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, रवाई कांड। कौन सा भैया कांड? इससे पहले कौन सा है हमारा? त्रिभुवन राज के शिलालेख में। किसके भाई? त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लिखित है भैया?
ठीक है, किसका नाम उल्लेखित किया गया है? तो वसंत देव का नाम उल्लेखित किया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, त्रिभुवनराज का शिलालेख हमें बागेश्वर से मिला है। कहाँ से मिला भाई? तो बागेश्वर से मिला है, जिसको बागेश्वर शिलालेख भी कहा जाता है। और यह शिलालेख बागेश्वर के शिव मंदिर से मिला है, इसलिए इस शिलालेख को बागेश्वर शिलालेख भी कहते हैं। इस शिलालेख में 14 कत्यूरी नरेशों के नाम मिलते हैं। कितने नरेशों के नाम मिलते हैं भाई? तो 14 नरेशों के नाम इस शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, बागेश्वर शिलालेख भी कहते हैं और बागेश्वर शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है, और कितने नरेशों का नाम मिलता है भाई? तो 14 नरेशों का नाम देखने को हमें इस शिलालेख में मिलते हैं। त्रिभुवनराज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में भैया किसका नाम उल्लेखित है? तो वसंत देव का नाम उल्लेखित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है रवाई कांड। भैया रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई? तिलाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तिलाड़ी। और तिलाड़ी वर्तमान में कहाँ है? तिलाड़ी वर्तमान में उत्तरकाशी में है। और उस समय कहाँ था भाई? तो टिहरी के अंदर था तिलाड़ी। ठीक है, और ये घटना कब होती है भाई? तो 30 मई 1930 की ये घटना होती है। कौन सी? तिलाड़ी कांड। ठीक है, इससे हमें जो बातें याद रखनी है, चक्रधर जुयाल तिलाड़ी मैदान पर पहुंचता है, जहां पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था और उस सभा के ऊपर यह गोलियां चलवा देता है, जिस कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग यमुना नदी में भी कूद जाते हैं। तिलाड़ी मैदान यमुना नदी के तट पर है। इस घटना को टिहरी का जलियांबाग हत्याकांड कहा जाता है। कहाँ का हत्याकांड कहा जाता है अभी? जलियांबाग का। तो टिहरी के जलियांबाग का हत्याकांड इसी को तिलाड़ी कांड को कहा जाता है। और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जनरल डायर कौन कहलाते हैं भाई? तो चक्रधर जुयाल कहलाते हैं। तिलाड़ी कांड के समय टिहरी का नरेश कौन था? तो नरेंद्र शाह थे और यह इस समय यूरोप यात्रा पर थे। जब तिलाड़ी कांड हुआ तो भैया जो टिहरी के नरेश थे, नरेंद्र शाह, वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे भाई? तो यूरोप की यात्रा कर रहे थे। तो रवाई कांड कब हुआ भाई? तो रवाई कांड कहाँ हुआ भाई? तो तिलाड़ी में हुआ। और कब हुआ? 30 मई 1930 को हुआ। टिहरी उस समय तिलाड़ी उस समय कहाँ पर था? तो किस जनपद में पड़ता था भाई? टिहरी जनपद में पड़ता था। और वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तरकाशी जनपद में है तिलाड़ी कांड। ठीक है, तो इतने बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है देवप्रयाग। कहाँ से भाई? देवप्रयाग से प्राप्त 2 अभिलेख जो सन 1548 और 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए, ये पवार वंश के किस शासक से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो 2 अभिलेख हैं भैया किस शासक से संबंध रखते हैं ये? तो सहजपाल से इनका संबंध है। सहजपाल की बात करें तो सहजपाल 1547 से लेकर और 1575 तक गढ़वाल पर इन्होंने क्या क्या शासन किया। कब से कब तक? 1547 से लेकर 1500 कब तक भाई? 1575 तक इन्होंने क्या किया? गढ़वाल पर शासन किया। ठीक है, 1561 का अभिलेख रघुनाथ मंदिर में घंटी के ऊपर लिखा हुआ मिला। सहजपाल अकबर के समकालीन थे। सहजपाल किनके समकालीन थे भाई? तो अकबर के समकालीन थे। इन्हीं दोनों अभिलेखों में सहजपाल को प्रजापालक कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया है इन दोनों अभिलेखों में सहजपाल को? तो प्रजापालक कहा गया। सहजपाल कुशल राजनीतिज्ञ व शत्रुओं का विनाशक हैं, ये भी इनको कहा गया। तो भैया देवप्रयाग में जो 2 अभिलेख मिले हैं, तो किस पवार वंश के शासक से इनका संबंध है? तो सहजपाल का इनका संबंध है। ठीक है, और सहजपाल का शासन काल कब से कब तक रहा? तो 1547 से लेकर 1575 तक ये गढ़वाल पर इन्होंने क्या किया भाई? तो गढ़वाल पर इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है उत्तर का काशी। ठीक है, यानी कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। क्या नाम है भाई? बाड़ाहाट। और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्य काशी उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। क्या नाम है भाई? सौम्य काशी। उत्तरकाशी का क्या नाम है भाई? पौराणिक तो सौम्य काशी है। और ऐतिहासिक नाम क्या है? तो ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है।
केदार खंड में उत्तरकाशी का क्या नाम है? तो सौम्यकाशी केदार खंड में भी कहा जाता है। अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या है? तो राजपुर अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम है। लोहाघाट स्थित बाणासुर का किले का स्थानीय नाम क्या है? तो मारकोट का किला। ठीक है, लोहाघाट में जो स्थित है बाणासुर का किला, भैया उसका स्थानीय नाम क्या है? तो मारकोट का किला है। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो ज्योतिर्मठ कहा जाता है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? तो पुनाड़ रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। चंपावत का, तो चंपावत का भैया चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? तो कुमू। पंतनगर का जो प्राचीन नाम है वो फूलबाग है। और जसपुर का जो प्राचीन नाम है वो सहजगढ़ है। देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शन तीर्थ या देवतीर्थ। कहाँ किसका प्राचीन नाम है? तो देवप्रयाग का प्राचीन नाम है। माड़ा का प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी माड़ा का प्राचीन नाम है। ठीक है, ऋषिकेश का प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं, ऋषिकेश के प्राचीन नाम क्या है? तो कुजाभ्रंग जो है ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। नरेंद्र नगर का ओड़ाथली प्राचीन नाम है। और कीर्ति नगर का बिलोली गांव, भैया किसका प्राचीन नाम है बिलोली गांव? तो कीर्ति नगर का है। कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो विराटनगर या कलकूट किसको कहा जाता है? कालसी को कहा जाता है। नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो बक्सी या तपेड़ा, भैया नानकमत्ता को कहा जाता है। खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? तो मकरपुर खटीमा का प्राचीन नाम है। तो ये कुछ प्राचीन नाम हैं जो हमें याद रखने हैं, यहाँ से भी हमें एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम भैया क्या है? तो बाड़ाहाट है। और भैया पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्यकाशी उत्तरकाशी को कहा जाता है पौराणिक में। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट हमें याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो भैया कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है नाग वंश की? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें जानकारी मिलती है। किनकी? मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व की जानकारी हमें गोपेश्वर त्रिशूलोक से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन भैया किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो हुआ था भाई कोटद्वार 1920 में। कब हुआ था भाई? कोटद्वार में हुआ। और कब हुआ? 1920 में भैया इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। गढ़वाल परिषद की स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल परिषद की जो स्थापना होती है 1919 में होती है। और कहाँ पर होती है भाई? तो श्रीनगर में। कहाँ भाई? श्रीनगर में इसकी स्थापना की जाती है। और गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन भैया कहाँ होता है? तो कोटद्वार में 1920 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है भाई? तो कौन विख्यात है? रानी कर्णावती भाई नकटी रानी के नाम से विख्यात हैं भाई। ठीक है, इनसे कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी, जैसे कि रानी कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी भाई? रानी कर्णावती तो महीपति शाह की पत्नी थी। और भैया पृथ्वी शाह की ये कौन थी? माता थी। किसकी माता थी भाई ये? तो पृथ्वी शाह की ये माता थी। और महीपति शाह की कौन थी? ये पत्नी थी। 1635 में जैसे ही महीपति शाह की मृत्यु होती है, महीपति शाह की मृत्यु कब होती है भाई? 1635 में महीपति शाह की मृत्यु होती है। शाहजहां नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भैया भेज देता है। ठीक है, और रानी कर्णावती ने मुगल सेना को पराजित किया और इनके नाक कान कटवा दिए। इसी कारण इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। करणपुर शहर किसने बसाया था? जो देहरादून में है, वो रानी कर्णावती के द्वारा बसाया गया था। और राजपुर नहर का निर्माण भी किसने करवाया? तो रानी कर्णावती ने ही राजपुर नहर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें करवाई गई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, मुगल शाहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वो कौन थे? तो वो भैया सुलेमान सिकोय थे। कौन थे भाई? सुलेमान सिकोय थे, जिन्होंने भैया कहाँ? श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। सुलेमान सिको दारा सिको का पुत्र था। भैया किसका पुत्र था भैया? तो दारा सिको का पुत्र था, जिसने भैया कहाँ पर? श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, 84 दिन की भूख हड़ताल
के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था? तो श्रीदेव सुमन का भैया निधन हो गया था। कैसे? भूख हड़ताल के कारण। कितने दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की? तो 84 डेज की इन्होंने भूख हड़ताल की और 25 जुलाई 1944 को इनका क्या हो जाता है भाई? निधन हो जाता है। इनकी ऐतिहासिक अनशन की शुरुआत कब होती है? तो 3 मई 1944 को। शुरुआत कब की इन्होंने भाई? 3 मई 1944 को इनकी ऐतिहासिक अनशन की शुरुआत होती है और 25 जुलाई 1944 को जब ये शहीद हुए तो ये अनशन समाप्त हुआ। टोटल 84 डेज तक इन्होंने क्या किया भाई? अनशन इनका चला था। तो भैया 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो बागेश्वर में 13 से 14 जनवरी 1921 में। कब भाई? 13 से 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में ये भाई शपथ लिया गया था। कभी भी बेगार न देने की शपथ ली गई थी। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ? बागेश्वर में हुआ। कब हुआ? 13 से 14 जनवरी 1921 में हुआ। सरयू नदी के तट पर हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ भाई? तो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हुआ और ये कहा गया कि कभी भी बेगार ना दिया जाएगा। ऐसी भाई वहाँ पर क्या करा गया? तो ऐसी शपथ ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, पूर्वांचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पूर्वांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं पूर्वांचल केसरी के नाम से? तो बद्रीदत्त पांडे जाने जाते हैं। बद्रीदत्त पांडे के भैया राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक थे बद्रीदत्त पांडे के गुरु। बद्रीदत्त पांडे की बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मुलाकात होती है। कितनी बार मुलाकात होती है भाई? 4 बार मुलाकात होती है, वो भी कांग्रेस अधिवेशन में। पहली बार मुलाकात 1905 बनारस अधिवेशन में होती है और दूसरी बार मुलाकात 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तीसरी बार जो मुलाकात होती है 1917 में और भैया कहाँ का अधिवेशन होता है? ये कलकत्ता का अधिवेशन होता है। और चौथी बार 1919 में। कब भाई? चौथी बार 1919 में अमृतसर अधिवेशन में इनकी मुलाकात होती है, जिसकी वजह से ये कहते हैं मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है। तो पूर्वांचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बद्रीदत्त पांडे पूर्वांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बेगार आंदोलन भैया जो प्रारंभ हुआ था भाई 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था भाई? 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। कुली बेगार प्रथा की बात करें तो ये 3 प्रकार की प्रथा थी, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायश। ठीक है, कुली उतार में क्या होता था? निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, इसमें क्या होंगे? जो ब्रिटिश होते थे उनके लिए भैया क्या करेंगे? ये निःशुल्क सामान ढोएंगे। ठीक है, कुली बेगार क्या था? निःशुल्क कार्य, यानी जो ब्रिटिश लोग आते थे उनके लिए भैया क्या काम करना पड़ेगा? हमें काम तो करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए कोई भी मुआवजा या पगार नहीं दिया जाएगा। कुली बर्दायश क्या थी? तो निःशुल्क राशन, वो लोग आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था हमें कैसी करनी होगी? निःशुल्क करनी होगी। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से कुली बेगार प्रथा कहा गया है। तो बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बेगार आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? उत्तराखंड का बारदोली भैया जो कहा जाता है वो शल्ट को कहा जाता है और शल्ट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और भैया शल्ट की स्थापना कब होती है? 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, ये कहें बारदोली का उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो शल्ट को कहा जाता है और शल्ट कहाँ है भाई? अल्मोड़ा में है और 5 सितंबर 1942 को शल्ट की घटना होती है। ठीक है, अल्मोड़ा में शल्ट में कांग्रेस का हेडक्वार्टर था और कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर गोलियां चलवा देता है जनरल, कौन चलवाते हैं भाई? जॉनसन, जो उस समय यहाँ का कौन था भाई? एसडीएम था। कांग्रेस मुख्यालय पर गोली चलाने का आदेश जॉनसन ने दिया था। यहाँ पर गंगाराम खीमादेव शहीद हो जाते हैं और 4 दिन बाद
चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये दोनों भी क्या हो जाते हैं भाई, शहीद हो जाते हैं। इनकी स्मृति आज भी 5 सितंबर को सल्ट में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो भैया शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर 1942 को भैया शहीद दिवस मनाया गया है। यानी इस घटना के वजह से 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। सल्ट को कुमायूं व उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है। ये संज्ञा किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। गढ़वाल का बारदोली भैया किसे कहते हैं, तो गुजरी क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। और गुजरी क्षेत्र कहाँ है भाई, तो पौड़ी जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, जो कि कहाँ है भाई, अल्मोड़ा में है। और सल्ट की घटना कब होती है, 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, भारती चंद ने डोटी विजय कब किया था। तो भारती चंद ने लगभग डोटी विजय जो किया था 1451 और 52 में किया था। ठीक है, यह चंद वंश का राजा था। भारती चंद भैया किस वंश के राजा थे, तो चंद वंश के ये राजा थे। भारती चंद ने 1437 से 1450 तक कुमायूं पर शासन किया था। और इस दौरान भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया और 12 वर्षीय युद्ध इसने लड़ा था भाई। भारती चंद समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद शासक था। यानी सभी जातियों के लोगों को एक सेना में इन्होंने क्या करा था भाई, शामिल किया था। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भारती चंद थे। इसने डोटी से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा। भारती चंद के समय डोटी का शासक जयमल था। ठीक है, तो डोटी का शासक कौन था, भारती चंद के समय जयमल था। चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक भारती चंद को माना जाता है। इसी के काल में नायक जाति की उत्पत्ति हुई। इसका कारण चंद सैनिक को माना जाता है। कुमायूं की प्रसिद्ध वीरांगना या भागनोदयान के साथ द्वंद्व युद्ध का विवरण मिलता है। सीरा में डूंगर बसेड़ा को सामंत बनाया गया। कल्याणमल को हराया था किसने भाई, भारती चंद के द्वारा कल्याणमल को हराया गया था। ठीक है, भारती चंद ने डोटी विजय कब किया था भाई, तो 1451 और 52 में भारती चंद ने डोटी विजय किया था। भारती चंद का भैया संबंध किस वंश से है, तो चंद वंश से इनका संबंध है। चारण उपनाम से किसको जाना जाता है, तो चारण उपनाम से भैया शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। ठीक है, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे, इसी कारण इनको चारण कहा जाता है। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है और इनकी तुलना बाण भट्ट से की जाती है। डबराल का जन्म 1912 में कहाँ पर हुआ भी, तो पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। कब, 1912 में। इनकी कुछ रचनाएं जैसे ही उत्तराखंड की यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास, 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाली मेघदूत, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल को इन्होंने कुशासन काल कहा था। किसके द्वारा प्रद्युम्न शाह के शासन को कुशासन काल कहा गया, तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा कहा गया। तो चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो शिव प्रसाद डबराल चारण उपनाम से जाने जाते हैं। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।